नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा, राजकीय भांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज का मेरा विषय है रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताएं। यह टॉपिक बीए भाग तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र में चलता है। हम आज बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। वही रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने संस्कृति के 3 अध्याय लिखे हैं, जिन्होंने संस्कृति की बात की है, जिन्होंने देश प्रेम की बात की है। हम उन्हीं आज रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताओं की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कविता को छायावाद के सम्मोहन से मुक्त किया तथा उसमें राष्ट्रवादी और प्रगतिशील विचारों को स्थान दिया। राष्ट्रीयता के स्वर उनमें आते हैं कि दिनकर जी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। दिनकर जी का मत था कि राष्ट्रीयता हमारा सबसे बड़ा और महान धर्म है तथा पराधीनता हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इनकी कृतियाँ त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण हैं। हिमालय का आह्वान करते हुए कवि का स्वर इस प्रकार गूंजता है। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद हुंकार भरे, तू शैल राट फट जाए कुहा भागे प्रमा। जितना ऊंचा हिमालय की ऊंचाई है, हे हमारे भारत के लोगों, उतनी ही ऊंचाई को तुम भी अपने व्यक्तित्व में धारण करो। रामधारी सिंह दिनकर ने भारत के कण कण को जगाने का प्रयास किया है। हिमालय को जगाने के माध्यम से भारतीयों को जगाने का प्रयास कितना प्रभावपूर्ण है। ओ मौन तपस्वी लीनियति, क्योंकि पर्वत तो सजीव है। पल भर तो द्रगुर्मीश, एक बार तो तू दृष्टि खोल कर देख, तो इतना बड़ा विशाल है, धन संपदाओं से भरपूर है। एक बार तो द्रगों को खोल। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है, तड़प रहा पदपद स्वदेश। उस समय पराधीन देश था, इसलिए पराधीनता की वेदना में, पराधीनता की बेड़ियों में भारत देश जकड़ा हुआ था। तो उसी की तड़पने की, उन्हीं तड़प की, उसी विडंबना की बात यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा आता है प्रगतिवाद में। छायावाद के बाद का सबसे सबल साहित्यिक आंदोलन प्रगतिवाद है। दिनकर जी के काव्य में इसी प्रगतिवाद विचारधारा के दर्शन होते हैं। उन्होंने उजड़ते खलियानों, जर्जर काया, कृषक और शोषित मजदूर का मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। वर्तमान युग की दशा पर तीखा प्रहार किया है। सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में घर कर हल, सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में घर कर हल, तब दूंगी मैं तृप्ति उसे बनकर लौटेगा गंगा जल। इसी प्रकार से वह इस मानवता के रूप में व्यथित हैं कि हमने छायावाद से पहले वो देश प्रेम की बात करते हैं, तब उनका देश प्रेम जागृत था। बाद में वो मानवता की बात भी करते हैं। हमारे जो भारत विश्व गुरु था, जिसमें मानवीयता भरी हुई थी, वह मानवीयता अब क्यों नहीं व्यक्तियों के हृदय में व्याप्त है कि धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान। कुरुक्षेत्र के 18 दिन के युद्ध की विभीषिका को याद करके, उससे सिहर करके वह प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, धर्म का दीपक, इस पृथ्वी के ऊपर धर्म का दीपक, धर्म का कर्तव्य का, दया का दीप, एक दूसरे के प्रति दया का भावना कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हों, सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण।
मनुष्य ही नहीं जल रहा, वह पृथ्वी भी जल रही है, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार पर ही प्रकृति भी टिकी हुई है। यह दूसरी बात है कि मनुष्य से अधिक शक्तिशाली प्रकृति होती है, लेकिन कुछ समय तो वह भी ऐसा लगता है जैसे मनुष्य के अधीन हैं, और मनुष्य के अधीन रहकर उसके भी प्राण सूखे रहते हैं। अर्थात जब जलवृष्टि नहीं होती, सूखा पड़ता है, तब उसकी हरियाली भी समाप्त हो जाती है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। मनुष्य अपनी प्रकृति तो कर रहा है, मात्र केवल अपनी प्रकृति कर रहा है, लेकिन वह अपने पड़ोसी की प्रकृति को ध्यान नहीं दे रहा है कि उसको कितना अभाव है। जब हम पड़ोसी के अभाव को नहीं देख पा रहे हैं, तो देश की उन्नति और प्रगति में हमारा सहयोग नगण्य ही रहेगा। दिनकर जी प्रेम और सौंदर्य के कवि भी हैं। दिनकर ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय चेतना उनके भीतर से नहीं जन्मी, वरन परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। दिनकर जी सुकुमार कल्पनाओं की कवि हैं। कोमलता और सुकुमारता से ही उनकी कोई काव्य भूमि अछूती नहीं है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ रसवंती की कविताएं प्रेम और सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। उनका उर्वशी काव्य तो प्रेम और श्रृंगार का खजाना है। रस निरूपण उनकी जो कविता का है वह है। दिनकर जी को वीर रस का कवि माना जाता है। वास्तव में ओज के क्षेत्र में दिनकर जी ने महानतम कार्य किया है, किंतु उनके काव्य में श्रृंगार और करुण रस को ही उतना ही महत्व प्राप्त है। दिनकर जी के काव्य का कला पक्ष है। भावपक्षीय विशेषताओं के साथ ही दिनकर जी का कला पक्ष भी बड़ा सबल और प्रौढ़ है। उनके काव्य में कला पक्ष की विशेषताएं हैं। परिष्कृत खड़ी बोली अर्थात भाषा। दिनकर जी की भाषा के मर्मज्ञ हैं। उनकी भाषा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है। उनकी भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। वह बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग है। छायावादी कवियों के समान उनकी भाषा को हरि में डूबी हुई नहीं है, वरन पूरी तरह स्पष्ट है और उसमें भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। उसमें चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता और मनोहारिता है। दिनकर जी के काव्य की अलंकार योजना कि दिनकर जी के काव्य में अलंकार बाहर से थोपे हुए नहीं हैं। अनुभूति को साकार रूप देने के लिए वे बिना किसी प्रयास के प्रयुक्त हुए हैं। उन्होंने मुख्य रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों के प्रयोग किए हैं। उदाहरण के रूप में उपमा अलंकार का उदाहरण है। लती हुई कलियों से मादक, टहनी एक नरम सी, यौवन की वनिता सी, भोली गुमसुम खड़ी शर्म से। प्रकृति का चित्रण किया है जिसमें टहनियाँ कोमल हैं, कलियों से लदी हुई हैं और वह शांत चुपचाप से खड़ी हुई है। छंद योजना में आता है। दिनकर जी के काव्य में विविध प्रकार के छंदों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में उन्होंने मुक्त छंद को स्वीकार नहीं किया, किंतु समय के साथ साथ उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया और वे छंद बंधन से मुक्त कविता में ही वास्तविक काव्य वंदना करने लगे। हिंदी साहित्य में उनका स्थान है। रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। हिंदी काव्य जगत में क्रांति
ओज और प्रेम के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। उनकी काव्य में, उनकी भाषा में ओज और भावों में क्रांति की ज्वाला है। अतीत के चित्रों को अपनी भावना के अनुरूप अलंकृत करने की दृष्टि से कोई भी उनकी समता नहीं कर पाया है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी चिंतक, अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर कवि और भारतीय जनजीवन में के निर्भीक शंखनाद थे। अब उनकी कृतियों पर थोड़ा सा हम दृष्टि डालते हैं। उनकी कृति है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बहुचर्चित तथा सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है, जिसका प्रकाशन सन 1946 में हुआ था। इसकी रचना के संबंध में स्वयं दिनकर जी ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुसरण पर नहीं हुई है और ना महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। मुझे तो कुछ कहना था। वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कह सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में न उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। कुरुक्षेत्र एक समस्या प्रधान महाकाव्य है। यह समस्या प्रधान महाकाव्य है। आपसी विद्वेष तथा हिंसा की आग ने मानवीय सभ्यता के इतिहास को रक्तमय करके उसे शमशान सा बना दिया है। युद्ध समस्या का हल नहीं है। भयानक युद्ध की उपरांत गिलानी, पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। ये युद्ध राष्ट्र नायकों की प्रेरणा से होते हैं। इनमें असंख्य लोगों की बलि देकर राष्ट्र नायक अपने को सुरक्षित कर लेते हैं। इस समस्या पर प्रकाश डालने से उपरांत कवि स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में एक बार कुरुक्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ था। भीषण नरमेघ हुआ था। ब्रजांग भीम ने दुशासन के वक्ष का रक्त पीकर अपनी पैशाचिक पिपासा शांत की थी और द्रौपदी ने उसी रक्त से अपनी वेणी आरक्त कर 13 वर्ष उसे संभाला था। युद्ध में कौरव समाप्त हो गए। धृतराष्ट्र और गांधारी शेष थे। ये दोनों कौरवों के दाह संस्कार देखने के लिए जीवित थे। दूसरी ओर पांडव अपनी विजय पर फूले नहीं समा रहे थे। उनके शिविर जयघोष से मुखरित थे, परंतु कुरुक्षेत्र में उनकी हंसी सुनने वाला भी ना था। आरोह अपहरण शोषण वही कुत्सित वही अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान। शील से सुलझा ना सकना आपसी व्यवहार, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार। द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। अर्थात दिनकर जी कहना चाहते हैं कि द्वेष से और युद्ध से कभी कुछ नहीं मिलता। इसका जीवंत उदाहरण महाभारत का युद्ध है। द्वापर है, पांडव और कौरव हैं। कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन व्यक्ति थोड़े समय उस दुख को झेलता है। उसके बाद जब वह इस दुख का अभ्यस्त हो जाता है तो इस दुख को भूल जाता है और पुनः अपनी उसी अवस्था पर आता है कि वह अपहरण शोषित कुत्सित भाव अभियान को प्रारंभ कर देता है। यद्यपि आगे कहते हैं दिनकर जी, पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। चीरता तमको संभाले बुद्धि की पतिवार, आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। लेकिन विनम्रता तो वही है।
कि पांडव अपनी विजय पर फूले नहीं समा रहे थे। उनके शिविर जयघोष से मुखरित थे, परंतु कुरुक्षेत्र में उनकी हंसी सुनने वाला भी न था। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो, महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति संशय अपने से ही डरती है। खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। यह विडंबना कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य में प्रकट की है। मानवतावादी दृष्टिकोण है उनका कि संपूर्ण महाकाव्य का कथानक 7 सर्गों में विभक्त है। रचना की पूर्व कवि के समक्ष जो ज्वलंत प्रश्न था, विश्व को क्या दी गया इतना बड़ा संग्राम, उसी का समाधान सभी सर्गों में चित्रित है। कवि मानस में मानव कल्याण की भावना निहित है। युधिष्ठिर की विरक्ति का मूल कारण कुरुक्षेत्र में मैदान में हुआ मानवीय विनाश है। ज्यों-ज्यों वे इस पर सोचते हैं, उनकी आत्मग्लानि बढ़ती जाती है। आज की तथाकथित सभ्यता पर कवि का कोई विश्वास नहीं है। वह ईश्वर से पूछता है, धर्म दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। कुछ लोग कुरुक्षेत्र को समाजवादी रचना मानते हैं, परंतु इस पर भारतीय आदर्शवाद, गीता का कर्मवाद, गांधीवाद आदि का स्पष्ट प्रभाव है। इसका प्रतिपाद्य मूलतः मानवतावादी है। दिनकर के काव्य में विद्रोह, मानवता एवं राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर मूलतः ओज और औदात्य के कवि हैं। उनकी रचनाओं में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं के साथ साथ क्रांति के स्वर एवं मानवता के स्वर भी मिलते हैं। दिनकर जी उन देशभक्त कवियों की पंक्ति में विराजमान हैं जिसमें मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रेणुका हुंकार, सामधिनी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। दिनकर काव्य की प्रमुख उपलब्धियों को हम इस प्रकार कह सकते हैं। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता। दिनकर जी के काव्य में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना प्रमुख रूप से विद्यमान है। वे युगीन चेतना से अनुप्राणित होकर ऐसा काव्य लिख रहे थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने के लिए युवकों को प्रेरित कर सके। हिमालय नामक कविता में वे भारतीयों को जागृत करने का प्रयास करते हुए कहते हैं, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, करनित विराट स्वर में निनाद, तू शैल राट हुंकार भरे, फट जाए गुहा भागे प्रमाण। तू शैल राट हुंकार भरे, फट जाए गुहा भागे प्रमाण। शोषण का विरोध करते हैं। दिनकर जी के काव्य में प्रगतिशील चेतना कई रूपों में दिखाई पड़ती है। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी हैं। शोषण का विरोध उनकी कविता का प्रमुख स्वर है। एक ओर तो पूंजीपति अपने कुत्तों की देखभाल पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और दूसरी ओर गरीब को जीवन यापन की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। विषमता का यह चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। इनकी कविताओं में मानवतावादी स्वर है। दिनकर जी की कविता में मानवतावाद एवं मानवीय मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया है।
वे युद्ध को घृणित कर्म मानते हैं, अहिंसा का भी समर्थन करते हैं, किंतु साथ ही यह भी चाहते हैं कि कोई किसी के अधिकारों को हनन ना करे। क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों की ढाल नहीं। जिसमें दंड देने की सामर्थ्य है वही क्षमा कर सकता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अभिनव मनुष्य में वे मानव को सावधान करते हैं कि तू विज्ञान द्वारा आविष्कृत इन विनाशक अस्त्रों से मत खेलो, ये मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध होंगे। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। दिनकर जी क्रांति के समर्थक हैं। दिनकर जी के काव्य में विद्रोह एवं कविता क्रांति के स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। वे अन्याय का विरोध करते हैं और अत्याचार को समाप्त करने के लिए क्रांति का बिगुल बजाते हैं। यदि अधिकार ना मिले तो उसके लिए जीवन की बाजी लगाकर युद्ध करना पाप नहीं है। वे कहते हैं, स्वत्व मांगने से ना मिले, संघात पाप हो जाए, धर्मराज बोलो वो, सोचिस जिए या कि मर जाए। रामधारी सिंह दिनकर का कथन है कि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होता, अपितु वह घरों, कारखानों एवं बाजारों में भी लड़ा जाता है। सभी जगह मोर्चे खुले हुए हैं, अतः आलस्य को त्याग देना चाहिए। वे कहते हैं, सरहद पर ही नहीं मोर्चे खुले हुए हैं, खेतों में, खलियान, बैठकों, बाजारों में, जहाँ कहीं आलस वहीं दुर्भाग्य देश का। इस पर कहा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में वीरता एवं राष्ट्रीयता के स्वर विद्यमान हैं। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में जन जागरण का प्रयास करके कवि कर्तव्य का सही अर्थों में पालन किया है। वे जन जन में कर्मण्यता, शूरता एवं पराक्रम की भाव भर देना चाहते हैं। वे वास्तविक अर्थ में राष्ट्र चेतना को जागृत एवं मुखरित करने वाले राष्ट्र कवि हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद आमतौर से युवा पीढ़ी में और खास करके क्रांतिकारियों में अभूतपूर्व क्षोभ एवं रोष व्याप्त हो गया। इस दौर में देश भर में वामपंथी और क्रांतिकारी गतिविधियां आकर्षण पैदा कर रही थीं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आदि युवा पीढ़ी के दिल में बस रहे थे। यही दौर है जब दिनकर की चेतना रूप लेती है। इस दौर की विशेषता यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद उग्र रूप ले रहा था। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर, किसान आंदोलन छेड़ रहे थे। दिनकर जी ने बारदोली सत्याग्रह पर काव्य रचना की, लेकिन चौथे दशक में रचित उनके काव्य, खास करके रेणुका और हुंकार की कविताओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि दिनकर की कविताओं में उग्र राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति प्रबल थी। उग्र राष्ट्रवाद कविता में उत्तेजक भावों और आवेगों के साथ उत्तेजनापूर्ण भाषा में व्यक्त हुआ है। स्वयं दिनकर जी ने अपनी इस अभिव्यक्ति को गर्जन तर्जन कहा है। कुरुक्षेत्र की चिंता मनुष्यता और मानव समाज की चिंता है, और यही बात कविता का उदात्तीकरण करती है। कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म महाभारत के पात्र नहीं, बल्कि 20वीं सदी में भारत में पूरे स्वाधीनता संग्राम में
हुए वैचारिक संघर्ष के दो पक्षों के प्रतीक हैं। धन्यवाद।